हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट एंड सावर वंगजान एफएम। मोदाव जोशी नॉवेल एक्सप्लेनेशन का ये 12th पार्ट है। इस नॉवेल के ओरिजिनल राइटर है MXTX और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है एक्साइल रेबल्स ने। बाकी के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रिसेंटली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो बना नहीं पाई। आज का पार्ट थोड़ा छोटा है, पर आई होप आप लोग इसे एंजॉय करोगे। पिछले पार्ट में हमने देखा कि वुईवुक्शा आचिंग के सोल के साथ एम्पैथी कर रहा है और वो जो उसे दिखाना चाहती है वो उन्हें देख रहा है और महसूस कर रहा है। जब भी मैं नॉवेल के इस पार्ट को पढ़ती हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है। MXTX जियाओ जिनचंग के जैसे ट्रैजिक कैरेक्टर्स बनाने में एक्सपर्ट है। मैं इस पार्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, मतलब मैं सारे कॉन्वर्सेशन को ट्रांसलेट नहीं करूँगी। मैं बस ये कोशिश करूँगी कि जिन लोगों ने इस नॉवेल को नहीं पढ़ा उन्हें ये पार्ट समझ आ जाए। ड्रामा में तो सबने इस पार्ट को देखा ही है। ड्रामा के साथ नॉवेल का बेसिक डिफरेंस ये है कि नॉवेल में वुईवुक्शा और लानवांग जी कभी जिंदा सियाओ सिंचेंग और शॉन्गलान से नहीं मिले। वुईवुक्शा की डेथ के बाद जब लानवांग जी को हेवी पनिशमेंट मिली और वो बेड रिडन हो गया था, तब सियाओ सिंचेंग पहाड़ से उतर कर आया था और तभी चैंगक्लैन का सफाया हुआ था और सियाओ सिंचेंग अपने अंधे दोस्त को अपने आंखें देकर अंधा हो गया था। उसके उसी अंधे हालत में आचिंग उससे टकराई। आचिंग भी अंधी है ये पता चलने पर सियाओ सिंचेंग उसे हाथ पकड़कर रोड के साइड में ले गया और उसे सावधानी से रोड के साइड से धीरे चलने के लिए कहा। वो बहुत जेंटल और केयरफुल था। आचिंग ने हेजिटेट किया, पर फिर भी उसने उसे भाई कहते हुए उसका मनी पाउच चुरा लिया। सियाओ सिंचेंग के जैसे किसी कल्टीवेटर को ये पता नहीं चलेगा ये कैसे हो सकता है। जैसे ही उसने अपना पाउच वापस मांगा, आचिंग भागने लगी। सियाओ सिंचेंग ने उसका कॉलर पकड़ लिया तो उसने उस पर मॉलेस्टेशन का आरोप लगाने का सोचा। तभी वो पहले वाला मिडिल एज्ड आदमी आ गया और आचिंग से अपना मनी पाउच मांगने लगा। पर जैसे ही वो आचिंग को थप्पड़ मारने गया, सियाओ सिंचेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। आचिंग पहले डर गई थी, पर सियाओ सिंचेंग को इतनी आसानी से उस आदमी के हाथ को पकड़ते देख वो हैरान हो गई। फिजिकली कुछ ना कर पाने पर वो आदमी बार-बार अटैक करने लगा। अब सियाओ सिंचेंग के कहने पर आचिंग को उस आदमी का पाउच वापस देना पड़ा, पर उसने कहा कि उस आदमी ने उसके बट पर पिंच किया था, इसलिए उसने उसके पैसे ले लिए थे। वुईवुक्शा जानता है कि उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। आचिंग को फिर से चोरी करने से मना करके सियाओ सिंचेंग जाने लगा। उसने अपना पाउच भी नहीं मांगा। आचिंग सियाओ सिंचेंग का पीछा करने लगी। सियाओ सिंचेंग उसे अपने साथ लेना नहीं चाहता था, पर आचिंग ने कहा कि उसका कोई नहीं है। अगर सियाओ सिंचेंग उसे साथ नहीं लेगा तो उसके पैसे ख़त्म हो जाने पर उसे फिर से चोरी करनी पड़ेगी। वह अपनी लाचारी की कहानी सुनाकर सियाओ सिंचेंग को मनाने लगी। सियाओ सिंचेंग को देखते हुए वुईवुक्शा को समझ आया कि जुए यांग ने उसके कैरेक्टर को कितना परफेक्टली मिमिक किया था। जो कोई भी इन दोनों को नहीं पहचानता है, बस उनके बारे में सुना है, उसे विश्वास हो जाता कि वही सियाओ सिंचेंग है। ड्रामा में जुए यांग ने सियाओ सिंचेंग का चेहरा ले लिया था, लेकिन नॉवेल में ऐसा कुछ नहीं है। सियाओ सिंचेंग मना करता रहा, पर आचिंग उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। आखिरकार सियाओ सिंचेंग ने उसे अपने साथ रहने दिया। वुईवुक्शा को लगा था कि उसका कोई डेस्टिनेशन है, पर आचिंग के कुछ मेमोरीज को देखने के बाद उसे समझ आया कि सियाओ सिंचेंग ऐसे ही घूम रहा है और जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वह नाइट हंट कर रहा है। वेयांग चैंग क्लैन के इंसिडेंट के बाद से शायद वो किसी भी क्लैन के साथ कनेक्शन रखना नहीं चाहता है, पर अपने काम को भी छोड़ नहीं पा रहा है। इस टाइम जो मेमोरी वुईवुक्शा के सामने है उसमें सियाओ सिंचेंग और आचिंग एक फ्लैट रोड से जा रहे हैं और रोड के दोनों साइड कमर तक ऊंची घास है। अचानक आचिंग को घास में एक आदमी पड़ा हुआ दिखा तो वो चौंक उठी, पर जब सियाओ सिंचेंग ने पूछा कि क्या है, तब उसने बताया कि उसका पैर मुड़ गया है। उसे सियाओ सिंचेंग का नेचर पता था, पर वो नहीं चाहती थी कि वो किसी और को भी अपने साथ ले ले। वो जल्दी उस जगह को छोड़कर जाना चाहती थी। उसका पैर मुड़ गया है सुनकर सियाओ सिंचेंग ने उसे उसके पीठ पर चढ़ने के लिए कहा, पर ठीक उसी टाइम उसे खून की स्मेल आई और तभी वहाँ पर पड़ा हुआ आदमी भी खांस उठा। सियाओ सिंचेंग ने उस आवाज़ को फॉलो करके उस आदमी को ढूंढ लिया। आचिंग को भी उसके साथ एक्ट करना पड़ा। उसे तो सब दिख ही रहा है, पर वहाँ पर कोई पड़ा है सुनकर उसने कहा कि अगर वहाँ कोई मरा हुआ आदमी पड़ा है तो उसे दफना देना ही ठीक होगा।
पर वो आदमी जिंदा था, इसलिए सियाओ सिंह चिंग ने उसे पीठ पर उठा लिया। आचिंग को बहुत गुस्सा आया, पर उसे पता था कि वो सियाओ सिंह चिंग को रोक नहीं पाएगी। वो लोग चलने लगा तो विवुक्षा को वो रास्ता जाना पहचानने लगा। इसी रास्ते से वो और लान वांगजी ई सिटी में आए थे। इस टाइम शहर की गेट की इतनी बुरी हालत नहीं है। अंदर का फॉग तो और ज़्यादा गहरा लग रहा है, पर प्रेजेंट टाइम के जैसा अननेचुरल नहीं लग रहा है। आसपास के घरों में लोग हैं, ये भी पता चल रहा है। कोई इतनी ज़्यादा घायल किसी को शेल्टर नहीं देगा, ये तो पता ही था। सियाओ सिंह चिंग ने एक नाइटमैन को किसी खाली कॉफिन होम के बारे में पूछा, तो वो उन्हें रास्ता दिखाकर इस वाले कॉफिन होम में ले आए। यहाँ का जो गार्ड था, पिछले हफ्ते ही उसकी मौत हो गई है। यहाँ फिलहाल कोई नहीं रहता है। यहाँ एक आदमी रहता था, इसलिए यहाँ पर डेली यूज़ के चीज़ें पहले से ही मौजूद थी। बेड पर उस इंजर्ड इंसान को लिटाकर सियाओ सिंह चिंग उसकी मरहम पट्टी करने लगा और आचिंग रूम को चेक करने लगी। विवुक्षा को उस इंजर्ड इंसान का चेहरा नहीं दिखा, क्योंकि आचिंग को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब वो थोड़ा पानी गर्म करके लाई और सियाओ सिंह चिंग ने उस आदमी के चेहरे को साफ किया, तब जाकर आचिंग ने उसके चेहरे को देखा। जैसा कि विवुक्षा ने एक्सपेक्ट किया था, ये जुए यांग ही था। सियाओ सिंह चिंग सच में बहुत अनलकी था। जुए यांग हिलने लगा तो सियाओ सिंह चिंग ने उसे हिलने के लिए मना किया। उसकी वॉइस सुनकर जुए यांग ने आंखें खोलकर देखा और जल्दी से उठकर पीछे हो गया। वो सियाओ सिंह चिंग को ऐसे देखने लगा जैसे कि कोई जाल में फंसा जानवर देखता है। उसकी आंखों की क्रूएल्टी देखकर आचिंग का सर झंझना उठा। विवुक्षा ने भी उस झंझनाहट को महसूस करा। उसने अपने मन में कहा, कुछ बोल। वो कुछ बोलेगा तो सियाओ सिंह चिंग उसे जरूर पहचान लेगा। पर जुए यांग के गले में भी चोट लगी थी। उसके इंजर्ड वॉइस को सुनकर सियाओ सिंह चिंग उसे पहचान नहीं पाया। उसने जुए यांग को एश्योर किया कि वो उसकी मदद ही करने वाला है। जुए यांग ने भी ऐसे एक्ट किया जैसे कि उसने सियाओ सिंह चिंग को नहीं पहचाना। कौन हो तुम? उसने पूछा। आचिंग ने कहा, तुम्हारे पास आंखें हैं तो तुम्हें दिखता नहीं है? वो एक रोमिंग कल्टीवेटर है। वो इतनी मेहनत से तुम्हें ले आए और तुम्हें दवाई दी, फिर भी तुम इतने मीन बिहेव क्यों कर रहे हो? जुए यांग ने पूछा, तुम अंधी हो? आचिंग की सफ़ेद आंखें देखकर भी वो श्योर होना चाहता है, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन को देखे बगैर आचिंग को ये कैसे पता चल सकता था कि वो मीन था। आचिंग को तो झूठ बोलने की आदत है। उसने बात को ऐसे घुमाया जैसे कि जुए यांग अंधे इंसानों के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा हो। वो इतनी ज़्यादा बोलती रही कि सियाओ सिंह चिंग को उसे शांत करने जाना पड़ा। जुए यांग ने भी शायद सोचा कि अगर सियाओ सिंह चिंग गधे की तरह उसकी मदद करना चाहता है तो उसे उसकी मदद ले लेनी चाहिए, नहीं तो उसका जो हाल है उसमें वो खुद की मदद नहीं कर पाएगा। उसने जल्दी अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लिया। उसका स्किल देखकर विवुक्षा को इन दोनों की चिंता होने लगी, खासतौर पर आचिंग की। उसे मरना है ये तो पता ही है, और उस जगह तक के सफ़र में विवुक्षा को भी उसके साथ रहना पड़ेगा। अचानक विवुक्षा ने रियलाइज़ किया कि जुए यांग सियाओ सिंह चिंग को अपना लेफ्ट हैंड छूने नहीं दे रहा है। अच्छे से देखने से पता चला कि उसके लेफ्ट हैंड का लिटिल फिंगर कटा हुआ है और ये कोई नई ऊन नहीं है। तो इसलिए सियाओ सिंह चिंग का एक्टिंग करते हुए उसने अपने लेफ्ट हैंड में एक ब्लैक ग्लव पहन रखा था। सियाओ सिंह चिंग ने उसकी मरहम पट्टी करके उसे आराम करने के लिए कहा। जुए यांग ने कहा, दाओजंग, आप ये नहीं पूछोगे कि मैं कौन हूँ और मुझे इतनी चोट कैसे लगी? दाओजंग का मतलब भी बड़े भैया है, पर यह एड्रेस कल्टीवेटर्स के लिए यूज़ होता है। सियाओ सिंह चिंग ने कहा, अगर तुम खुद से नहीं बताओगे तो मैं नहीं पूछूंगा। तुम्हारी मदद करना मेरा खुद का डिसीजन है। जब तुम ठीक हो जाओगे तब चले जाना। मैं भी तो अपने बारे में बहुत कुछ बताना नहीं चाहता हूँ। जुए यांग को बेडरूम और बेड मिला क्योंकि वो इंजर्ड है। सियाओ सिंह चिंग ने आचिंग के लिए एक नए कॉफिन के अंदर स्ट्रॉ बिछा दिया। सोने के लिए आचिंग को इतनी अच्छी जगह कभी नसीब नहीं होती है। उसे सुलाकर सियाओ सिंह चिंग अपना शोर्ड और हॉस्टल हुइस्क लेकर नाइट हंट के लिए निकल गया। आचिंग की सेफ्टी के लिए वो उसे नाइट हंट में साथ नहीं ले जाता है। थोड़ी देर में जुए यांग ने दूसरे रूम से आचिंग को कैंडी लेने के लिए बुलाया। कैंडी का नाम सुनकर उसे लालच तो आई, पर आचिंग ने मना कर दिया। जुए यांग ने कहा कि अगर वो नहीं जाएगी तो वो खुद उसके पास आ जाएगा। आचिंग को जाना ही पड़ा क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जुए यांग उसके पास आए। अपना डंडा ठोकते हुए वो बेडरूम के डोर तक जा पहुंची तो एक छोटी सी चीज़ उसकी तरफ उड़कर आई।
विवक्षा को लगा कि वो कोई हथियार होगा। वो डॉज करना चाहता था, पर आचिंग सालों से अंधी होने का नाटक कर रही है। उसने ना तो डॉज किया और ना ही ब्लिंक। जुएयांग के ट्रैप पर ना फंसकर उसने उस चीज़ को अपने चेस्ट में टकराने दिया और उसके बाद उसने गुस्सा दिखाया। तुमने मुझ पर क्या फेंका? जुएयांग ने कहा कि उसे याद नहीं था कि वो अंधी है, इसलिए उसने उसे कैंडी थ्रो करके दिया। आचिंग अंधी होने का नाटक करते हुए नीचे बैठकर उस कैंडी को ढूंढ निकाली और फिर उसे साफ करके मुंह में डाल लिया। उसने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं खाया था। वो खुश हो गई। जुएयांग तब से उसे लिटिल ब्लाइंड कहकर बुला रहा था। आचिंग ने फाइनली उस चीज़ का प्रोटेस्ट किया और कहा, सुनो, मेरा नाम आचिंग है, मुझे लिटिल ब्लाइंड मत बुलाया करो। इतना बोलने के बाद उसे लगा कि उसकी बातों से वो आदमी कहीं गुस्सा ना हो जाए। उसने बात को बदलते हुए कहा, तुम कैसे इंसान हो? तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट लगी है पर तुम्हारे पास कैंडी है। जुएयांग ने हंसकर कहा, जब मैं छोटा था तब मुझे कैंडीज बहुत पसंद थी, पर मुझे कभी वो मिलती नहीं थी। इसलिए मैं सोचा करता था कि जब मैं बड़ा होकर अमीर हो जाऊंगा तब अपने साथ बहुत सारा कैंडी लेकर घूमूंगा। एक कैंडी ख़त्म हो जाने पर आचिंग ने कहा, तो तुम्हारे पास और भी कैंडी है? जुएयांग ने हंसकर कहा, हाँ है, मेरे पास आओ तब दूंगा। आचिंग अपना डंडा ठोकते हुए उसकी तरफ जाने लगी। उसकी तरफ देखते हुए जुएयांग ने बिना आवाज़ किए एक सोर्ड निकाल लिया। वो जियांगजाई है। जुएयांग ने अपने सोर्ड को आचिंग की तरफ पॉइंट किया। अगर वो एक पल के लिए भी हेजिटेट करती है तो पता चल जाएगा कि वो ब्लाइंड नहीं है। विवक्षा को आचिंग की फीलिंग समझ में आ रहा था, पर उसके बावजूद वो लड़की कामली आगे बढ़ती रही। जब वो सोर्ड उससे टच होने वाला था तब जाकर जुएयांग ने उस सोर्ड को हटाया। सोर्ड को अपने स्लीव में वापस रखकर उसने 2 कैंडीज निकाला। एक आचिंग को देकर दूसरा उसने अपने मुंह में डाल लिया। तुम्हारे वो दाओजेंग इतनी रात को कहाँ चले गए? उसने पूछा। मुझे लगता है कि वो हंटिंग के लिए गए हैं, आचिंग ने जवाब दिया। हंटिंग या फिर नाइट हंटिंग? जुएयांग ने हंसकर पूछा। ये दोनों एक जैसे ही तो है, इसमें अलग क्या है? आचिंग ने पूछा। इसमें बिना पैसे लिए लोगों के लिए भूतों से लड़ना ही तो होता है। उसकी चतुराई देखकर विवक्षा अमेज्ड हो गया। ऐसा नहीं कि आचिंग को पता नहीं था, बल्कि उसने जानबूझकर गलत कहा। जुएयांग उसे टेस्ट करना चाहता था, पर उसने ही उसे टेस्ट कर लिया। उसे पता चल गया कि जुएयांग भी एक कल्टीवेटर है। यह लड़की इतनी छोटी है, पर इसके पास टैक्टिक्स की कमी नहीं है। जुएयांग ने कंफ्यूज्ड वॉइस में पूछा, पर वो तो ब्लाइंड है, वो कैसे नाइट हैंड करते हैं? आचिंग गुस्सा हो गई। तुम फिर शुरू हो गए? ब्लाइंड लोग कुछ कर नहीं सकते? दाओजेंग ब्लाइंड है तो क्या हुआ, उनका सोर्ड इतना फास्ट चलता है। उसका एक्शन देख के जुएयांग ने कहा, तुम्हें तो दिखाई नहीं देता है, तुम्हें कैसे पता चला कि उनका सोर्ड फास्ट है? जुएयांग तेज है, पर आचिंग उससे भी तेज है। उसने गुस्से से कहा, अगर मैंने कहा कि दाओजेंग का सोर्ड फास्ट है तो वो फास्ट ही है। मैं देख नहीं सकती, पर क्या मैं सुन भी नहीं सकती? तुम्हें तो बस ब्लाइंड लोगों के साथ भेदभाव करते रहना है। उसकी बातों से ऐसा लगा कि वो एक बच्ची है जो अपने आइडल की तारीफ कर रही है। जुएयांग को अल्टीमेटली मानना ही पड़ा कि वो सच में अंधी है, पर आचिंग अब पहले से भी ज़्यादा कॉशस हो गई। अगले दिन जब सियाओ सिंगचेंग रूफ के होल को ठीक करने के लिए कुछ लकड़ी, स्ट्रॉज और टाइल्स लेकर आया, तब वह उसे खींचकर साइड ले गई और बताने लगी कि जुएयांग पर भरोसा करना ठीक नहीं है। उसने बहुत कुछ बताया, लेकिन उसके मन में ये नहीं आया कि उसकी टूटी हुई उंगली भी कोई इम्पोर्टेंट बात हो सकती है, इसलिए उसने उस बारे में कुछ नहीं कहा। सियाओ सिंगचेंग ने उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। उसने कहा कि जैसे ही वो आदमी ठीक हो जाएगा वो चला जाएगा। कोई क्यों ज़्यादा दिन एक कॉफ़ी होम में रहना चाहेगा? आचिंग फिर भी कंप्लेन कर रही थी, पर तभी जुएयांग आ गया। क्या तुम मेरे बारे में बोल रही हो? उसने पूछा। तुम्हारे बारे में क्यों बात करेंगे? तुम कौन हो? कहते हुए आचिंग अंदर चली गई और अंदर से उनकी बातें सुनती रही। सियाओ सिंगचेंग ने जब कहा कि उसे आराम करने की ज़रूरत है, तब जुएयांग ने बताया कि थोड़ा चलना फिरना उसके लिए अच्छा होगा और उसे बचपन से ही मार खाने की आदत है। सियाओ सिंगचेंग रूप ठीक करने जा रहा है देखकर उसने पूछा कि उसे वो काम आता है या नहीं। सियाओ सिंगचेंग को नहीं आता था। जुएयांग बैठकर उसे इंस्ट्रक्शन देने लगा, तो वो उसे फॉलो करते हुए रूफ ठीक करने लगा।
जुएयांग की बातें मज़ेदार थी। इससे पहले शायद किसी ने सियाओ सिंह के साथ ऐसे बात नहीं की। उसे उसकी बातों में मज़ा आने लगा। उनको हंसकर बातें करते सुन आचिंग जुएयांग को मार डालना चाहती थी। विवुक्षा भी वही चाहता था, पर उसे पता है कि आचिंग कोशिश करके भी जुएयांग को मार नहीं पाएगी। 1 महीने के केयर के बाद जुएयांग ठीक हो गया। अब बस वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चलता है, पर उसने वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लिया। और चोट ठीक हो जाने के बाद भी वो एक अलग वॉइस में ही बात कर रहा है। पता नहीं वो क्या स्कीम कर रहा है। रात को जब जियाओ जिंगचंग नाइट हंट के लिए आने लगा, तब उसने भी साथ जाने की जिद की। सियाओ सिंगचेंग ने कहा, नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। अगर तुमने कुछ बोल दिया तो मैं हंस दूंगा और मेरा शॉट सीधा नहीं रह पाएगा। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जुएयांग ने कहा। मैं बस आपका शॉट कैरी करूँगा, प्लीज़। सियाओ सिंगचंग राजी हो गया। विवुक्षा को लगा कि अब क्या होगा उसे तो पता नहीं चलेगा, पर आचिंग बहुत चालाक थी। उसे जुएयांग का इंटेंशन ठीक नहीं लगा। उसने चुपके से उन लोगों का पीछा किया। और उसे याद था कि वॉकिंग कॉर्प्सेस के बारे में बोलते हुए सियाओ सिंगचंग ने किस गांव का नाम लिया था। वो वहीं पर जाकर पहुंची और एक डॉग होल से गांव के अंदर जाकर छुप कर देखने लगी। जुएयांग अपनी गर्दन टेढ़ी करके रोड के एक साइड खड़ा था। उसके हाथ उसके चेस्ट के सामने फोल्डेड थे और उसके चेहरे पे मुस्कान थी। जियाओ सिंगचंग कामली अपने शॉट को पकड़कर खड़ा था। शॉट में एक सिल्वर लाइट जल उठी और वो एक गांव वाले के सीने के अंदर चला गया। आचिंग को पता चला या नहीं पता नहीं, पर विवुक्षा को पता चल गया कि वो एक जिंदा इंसान था। कोई और लड़की होती तो चीख उठती, पर बहुत ज़्यादा डर जाने के बावजूद आचिंग शांत थी। उसे अंधे बने रहने का प्रैक्टिस जो था। चारों तरफ बहुत सारी डेड बॉडीज थी। उनके बीच खड़े सियाओ सिंगचंग ने अपने शॉट को कवर के अंदर रखते हुए कहा, यह कैसे पॉसिबल है कि गांव में एक भी जिंदा इंसान नहीं है, सिर्फ वॉकिंग कॉर्प्सेस ही है। ये तो अच्छी बात है कि आपका शॉट कॉर्प्सेस एनर्जी को पहचान लेता है, नहीं तो इतने सारे कॉर्प्सेस से हम कैसे बच पाते, जुएयांग ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। पर उसके चेहरे पर मुस्कान साफ दिख रही थी। चलो एक बार और देख लेते हैं, कोई और नहीं है तो हमें इन सब कॉर्प्सेस को जल्द से जल्द जला देना चाहिए, सियाओ सिंगचंग ने कहा। दोनों आगे चले गए तो आचिंग उन डेड बॉडीज के पास पहुंची। मरे हुए लोगों में से कुछ लोगों का चेहरा जाना पहचाना सा लगा। कुछ दिन पहले एक दिन जब वो तीनों एक साथ बाहर गए थे, तब 2 अंधों के साथ एक लंगड़े को देखकर ये लोग बहुत हंस रहे थे। आचिंग को गुस्सा आ रहा था, पर सियाओ सिंगचंग ऐसे चल रहा था जैसे कि उसे कुछ सुना ही नहीं दे रही थी। जुएयांग ने उस टाइम बस मुस्कुरा दिया था। आचिंग ने उनको आंखों को चेक किया। उनके आंखें सफ़ेद थे, पर विवुक्षा को समझ आ गया कि वो लोग जिंदा थे, बस उन पर कॉर्प्सेस पॉइजनिंग का असर था। कुछ लोगों को तो बचाना पॉसिबल नहीं था, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें बचाया जा सकता था। कॉर्प्सेस पाउडर की वजह से उन लोगों में से कॉर्प्सेस एनर्जी आ रही थी, जिसकी वजह से जुआंगहुआ को लगा कि वो कॉर्प्सेस है, पर ये लोग तो कुछ बोल सकते थे। विवुक्षा ने देखा कि सबके मुंह से खून निकल रहा है। किसी ने उन सब की जुबान काट दी थी। वो लोग कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस कॉर्प्सेस की तरह ही आवाज़ कर रहे थे। आचिंग को इतना सब कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, क्या ये वाकई दाओजन की मदद कर रहा है? उसने पहले से ही जुएयांग पर शक था। अब वो और ज़्यादा चौकन्ना हो गई। जब भी जुएयांग सियाओ सिंगचंग के साथ नाइट हंट में जाता था, वो उनका पीछा करती थी। घर में भी वो हमेशा केयरफुल रहती थी। एक रात जब बहुत हवा चल रही थी, तब तीनों अंदर वाले रूम में बैठकर आग सेंकने लगे। सियाओ सिंगचंग एक बैम्बू बास्केट के टूटे हुए हिस्से को ठीक कर रहा था। आचिंग ने उसे स्टोरी सुनाने के लिए कहा, तो उसने कहा कि उसे बचपन में किसी ने स्टोरी नहीं सुनाई, इसलिए उसे स्टोरी सुनाना नहीं आता है। जुएयांग भी उसकी जिद से इरिटेट हो रहा था, पर आचिंग कहाँ मानने वाली थी। उसकी जिद की वजह से सियाओ सिंगचंग को स्टोरी सुनाना शुरू करना पड़ा। उसकी कहानी में एक अलौकिक पहाड़ था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। उस पहाड़ में एक इमॉर्टल रहती थी। वो बहुत सारे डिसाइपल्स को सिखाती थी, पर किसी को उस पहाड़ से जाने की इजाज़त नहीं थी। ड्रामा में शायद कुछ अलग है। उसमें कहा गया है कि वो कल्टीवेटर घूमती रहती है और शिक्षा पूरी हो जाने के बाद उनके सारे डिसाइपल्स को उन्हें छोड़कर जाना पड़ता है। पर नॉवेल में वो सबको अपने साथ रहने के लिए बोलती थी और कहीं जाने से मना करती थी। विवुक्षा को समझ आ गया
कि वो बाओसन सैंडन की बात कर रहा है। आचिंग ने पूछा कि वो ऐसा क्यों करती थी। एक्चुअली उस इमॉर्टल को दुनियादारी समझ नहीं आती थी। उनका कहना था कि जो उस पहाड़ से उतर कर जाएगा उसे दोबारा वापस आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दुनिया के डिस्प्यूट से दूर रहना चाहती है। उनके कहने के बावजूद कुछ डिसाइपल्स ने पहाड़ से उतरने का फैसला लिया। फर्स्ट जो पहाड़ से उतरे थे वो बहुत आउटस्टैंडिंग थे। सियाओ सिंचेंग ने नाम नहीं लिया, पर विवुक्षा जानता है कि वो यानलिंग दाओरन थे। अपनी स्किल्स की वजह से वो बहुत फेमस हुए। सब उसकी तारीफ करते थे और वो बहुत राइटियस भी थे। पर पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, वो अचानक बिल्कुल बदल गए और एक विलन बन के लोगों को मारने लगे। फिर उन्हें भी हजारों शॉट्स के नीचे मरना पड़ा। सियाओ सिंचेंग ने बास्केट को ठीक कर लिया था। उसे चेक करते हुए वो ज़ैंग से सैंडन की कहानी सुनाने लगा, जो उनके बाद पहाड़ से उतर कर आई थी। क्या वो सुंदर थी? आचिंग ने पूछा। मैंने ऐसा ही सुना है, लोग कहते हैं कि वो सच में सुंदर थी, सियाओ सिंचेंग ने कहा। आचिंग ने कहा, तो ज़रूर बहुत लोग उसे पसंद करते थे। ज़रूर उनकी शादी किसी हाई रैंक के ऑफिसर या किसी बड़े सेक्ट के लीडर के साथ हुई थी। सियाओ सिंचेंग हंसने लगा। तुम गलत हो। उन्होंने एक बड़े सेक्ट लीडर के नौकर के साथ शादी की थी और वो खुशी खुशी रहने लगे। आचिंग को यह स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने कहा, ज़रूर यह स्टोरी किसी पुअर स्कॉलर ने लिखा है। अच्छा बताइए, उसके बाद क्या हुआ? फिर एक दिन नाइट हंट करते हुए वो दोनों मर गए, सियाओ सिंचेंग ने कहा। आचिंग ने थूक दिया। उसे इतनी घटिया स्टोरी नहीं सुननी है। वो युवक्षा ने सोचा कि अच्छा हुआ कि सियाओ सिंचेंग ने ये नहीं कहा कि उन दोनों ने एक और बिग विलन को जन्म दिया था, नहीं तो आचिंग उस विलन के ऊपर भी थूकती रहती। आचिंग ने कहा, इससे अच्छा आप मुझे ये बताओ कि आपने कैसे कैसे मॉन्स्टर्स को मारा है। ज़ुएयांग अब तक ठीक से सुन नहीं रहा था। अचानक उसने पूछा, दाओजेंग, क्या आप हमेशा से ही अकेले नाइट हंट करते हो? थोड़ा रुककर सियाओ सिंचेंग ने ना बोला। आचिंग के पूछने पर उसने बताया कि उसके साथ उसका एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। आचिंग क्यूरियस थी। वो उस इंसान के बारे में जानना चाहती थी। ज़ुएयांग को सियाओ सिंचेंग के जख्मों को कुरतने में मज़ा आ रहा था। उसने पूछा, आपके वो दोस्त अभी कहाँ हैं? आप इस हालत में हो तो वो आपके साथ क्यों नहीं है? आचिंग को उसका यह सवाल ठीक नहीं लगा। उसने और कुछ सुनने की जिद नहीं की। पर जैसे ही ज़ुएयांग ने कहा कि वो एक स्टोरी सुनाएगा, वो तुरंत एक्साइटेड हो गई। ज़ुएयांग एक बच्चे की स्टोरी सुनाने लगा, जिसे मीठे से बहुत प्यार था, पर उसके पास ना तो पेरेंट्स थे और ना ही पैसे। एक दिन जब वो एक लिकर शॉप के सामने बैठा था, तब एक आदमी ने उसे पास बुलाया। फिर उस आदमी ने कहा कि अगर वो एक काम कर देगा तो वो उसे मिठाई खिलाएगा। वो लड़का राजी हो गया और उस आदमी के दिए गए एक पेपर को लेकर उसकी बताई गई जगह पर चला गया। उसे पढ़ना नहीं आता था। उसे जो कहा गया था उसने वही किया। जिसे उसने वो पेपर दिया, उस आदमी ने पेपर को देखते ही उसे जोर से एक थप्पड़ लगा दिया और फिर उसके बाल खींचते हुए उसे पूछा कि वो पेपर किसने दिया है। वो युवक्षा समझ गया था कि वो बच्चा ज़ुएयांग ही था। उसके जैसा शातिर आदमी बचपन में इतना सीधा कैसे था पता नहीं। स्टोरी में वो लड़का बहुत डर गया। वो आदमी उसके बाल खींचते हुए उसे उस लिकर शॉप में ले गया। तब तक वो पहले वाला आदमी चला गया था। दूसरे आदमी ने वहाँ तोड़फोड़ की और वहाँ से चला गया। उस लड़के ने एक वेटर से अपनी मिठाई के बारे में पूछा तो उसे और मार पड़ी। वो किसी तरीके से उस जगह से निकल आया। बाद में उसकी मुलाकात पहले वाले आदमी से हुई तो उस आदमी ने भी उसे मारा। ये तुम्हारी कहानी है ना? आचिंग ने पूछा। तुम ऐसे क्यों थे? मैं होती तो उसे बहुत मारती। सियाओ सिंचेंग उसे उठाकर कॉफिन के अंदर सुलाने गया। कैसी कहानियाँ हैं ये? एक तो इतनी बोरिंग थी और दूसरी सुनकर इतना गुस्सा आया मुझे, वो कंप्लेन करती रही। सियाओ सिंचेंग ने ज़ुएयांग से कहा, पहले जो हुआ सो हुआ। अब जब तुम्हारी लाइफ ठीक चल रही है तो तुम्हें पुरानी बातों को ज़्यादा याद नहीं करनी चाहिए। ज़ुएयांग ने कहा, मैं क्या करूं? लिटिल ब्लाइंड ने मेरी सारी कैंडीज चुरा कर खा ली है, इसलिए मुझे वो पुराने दिन याद आ रहे हैं। आचिंग ने कहा कि उसने इतना ज़्यादा नहीं खाया है। इन दोनों की बातों से सियाओ सिंचेंग ने हंस दिया। उस रात सियाओ सिंचेंग अकेला ही नाइट हंट के लिए गया। अगले दिन से वो हर रोज़ आचिंग और ज़ुएयांग को एक एक कैंडी देने लगा। आचिंग बहुत खुश हो गई, पर ज़ुएयांग ने ना तो थैंक्स कहा और ना ही कैंडी लेने से मना किया।
शुरू से ही शियाओ सिंचिंग ही इन तीनों के खाने का इंतजाम करता था, पर एक तो उसे बार्गेन करना नहीं आता था और दूसरा वो अंधा था। कुछ दुकानदार तो अच्छे थे, पर ज़्यादातर दुकानदार उससे ज़्यादा पैसे लेकर उसे खराब सामान दे देते थे। उसे तो इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, पर आचिंग ने कंप्लेन करना शुरू किया। इस टाइम जुएयांग काम आया। अब से वो भी बाजार जाने लगा। पहले तो वो सेमलेसली बार्गेन करता है और फिर दुकानदार को ऐसे देखता है कि वो लोग थोड़े पैसे से ही खुश हो जाते हैं। उसके जैसे लोग तो शायद कभी पैसे देते भी नहीं हैं। फाइनली आचिंग का गुस्सा कम हुआ। जुएयांग की ऐसी मदद की वजह से और रोज़ कैंडी पाने की वजह से अब उन दोनों में शांति आ गई। दोस्तों, आज का ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।